नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी देखो आज मैं आपको यूपी पीएससी का जो जो हमारा यूपी का जो पब्लिक कमीशन होता है उसका पीसीएस के हम सिलेबस के बारे में ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ये ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? ट्रेंड का मतलब होता है कि जो हाल ही में या जो वर्तमान में सवाल पूछे जा रहे हैं उनके अनुसार हम किस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट करें या अपनी तैयारी को हम किस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों के लिए प्री और मेंस, लेकिन फिलहाल आज मैं आपको प्री के लिए, केवल प्री के लिए सिलेबस एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि किस तरीके से सवाल बनते हैं और सवालों का पैटर्न क्या है। क्या हमें वो प्री निकालने के लिए, जो हम के लिए सोच रहे हैं कि प्री पास आउट करने के लिए क्या हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा किस तरीके से बनानी है आपको स्ट्रेटेजी और क्या क्या सब्जेक्ट आपको शुरुआत में पढ़ने होंगे। देखो, पेपर के लिए तो अभी हमारे पास काफी लंबा टाइम है। पेपर ये मान लेना कि जून में होगा, कहीं जाकर जून के आसपास पेपर होगा। अभी तो देखो फार्म भी नहीं आए। और जो यूपी पीएससी है अपना, जो आयोग है, यूपी का जो आयोग है, ये अपना कैलेंडर लगभग ये मान लेना कि जनवरी जनवरी में शो करेगा या फिर ये फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा। तो ये जनवरी में, मान लो ये उम्मीद है कि जनवरी में ही यूपी पीएससी का कैलेंडर आ जाएगा और उसी कैलेंडर के अनुरूप ही आपको तैयारी करनी है कि कब पेपर होगा। उसी में ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अब देखो, इसी कैलेंडर के अनुसार आपको पीसीएस की तो वैकेंसी आनी ही आनी है, उसके साथ साथ आपको बीओ की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी इसी में, और उसके साथ साथ आरओ और एआरओ, तीन वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पीसीएस के बारे में आज हम केवल और केवल आज पीसीएस के बारे में ही चर्चा करेंगे। बीओ और आरओ और एआरओ के बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके इसके बारे में हमें दो बार चर्चा करनी है। एक तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या प्री जो होता है, क्या प्री के नंबर भी आपके मेंस के में जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं? नहीं। ये आपको अभी इसका जवाब मिल जाएगा कि कितने नंबर जुड़ेंगे या नहीं। देखो, होगा क्या कि जो प्री होता है हमारा, प्री जो होगा वो पेपर दो होते हैं इसके, जीएस 1 और आपका जीएस 2। दो दो पेपर होंगे और पहला जो पेपर होगा जीएस 1 का, वो जीएस पर ही आधारित होगा, और जो जीएस 1 2 होता है उसे हम सी सेट कहते हैं, सी सेट के अनुरूप होगा। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि सी सेट में क्या नंबर लाने हैं, कितने लाने हैं। देखो, होता क्या है कि मेरिट जो बनेगी, मेरिट तो बनेगी आपकी जीएस बेस पर। जो पहला पेपर होगा, पहले पेपर के बेस पर ही मेरिट आपकी तैयार होगी, ये आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। और जब मेरिट आपकी पहले पेपर के अनुरूप तैयार होगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका सी सेट वाला पेपर है, जो सेकंड पेपर होगा, वो केवल और केवल आपको क्वालिफाइंग मार्क का होगा। क्वालिफाइंग मार्क अर्थात 33% आपको नंबर लाना अनिवार्य है। और यदि आपके 33% नंबर नहीं आते सी सेट वाले पेपर में, तो आपकी जो जीएस की कॉपी है वो चेक ही नहीं होगी। तो यहाँ पर इनका कुछ क्राइटेरिया इस तरह से, तो इसका मतलब ये क्वालिफाइंग तो है लेकिन अनिवार्य भी है कि यदि आप मान लो जीएस में आप अच्छे से प्रोफाइल, जीएस में आपने अच्छे से अपना प्रदर्शन करा और मान लो आपने 105 नंबर तक आप सवाल जीएस में ले भी आए, तो लेकिन पता लगी वहां पर आपको 30% ही सी सेट में नंबर मिले हैं। तो यदि आपको 30% ही सी सेट में नंबर मिले हैं तो आपके ये जो 105 नंबर आए हैं, ये किसी भी मतलब के रह नहीं गए, क्योंकि आपकी कॉपी नहीं चेक होने वाली। इसी वजह से क्या है कि सी सेट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहले हम जीएस पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे और फिर सी सेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो किस तरीके से, क्या क्या यूपी पीसीएस का जो सिलेबस होता है वो ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार क्या क्या होता है। इस तरीके से देखो, तीन आपकी सीढ़ियां होती हैं इसमें। पहला होता है प्री, दूसरा होता है आपका मेंस, और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। मेंस, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री, आज हमारा जो विषय होगा केवल और केवल वो चर्चा का विषय हमारा प्री का ही होगा कि हम प्री में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। मेंस के लिए मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आपको कि अगले पार्ट में, ये मान लेना कि पार्ट अगला होगा आपका मेंस के लिए। लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगा मेंस के बारे में कि किस तरीके से होता है। तो प्री और मेंस के बारे में हम चर्चा यहीं पर ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो किस तरीके से बनेंगे। पेपर जो होगा, प्री का जो पेपर होगा आपका, दो चरणों में होता है, जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2। ये फर्स्ट शिफ्ट में हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका उसी दिन सेकंड शिफ्ट में। तो ये अभी आपको ध्यान रखना, दोनों के दोनों मार्क्स जो होंगे वो 200-200 अंक के होते हैं। ये भी 200 अंक का, 200 अंक का। लेकिन यहाँ पर जो सवाल आते हैं,
जनरल स्टडी 1 में आपके 150 सवाल आएंगे, और जबकि जनरल स्टडी 2 में या सीसेट वाले में वो आपके 100 सवाल आते हैं। इसमें आपको 33% नंबर लाना अनिवार्य है। नंबर नहीं जुड़ते लेकिन अनिवार्य है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जबकि मेरिट जो बनेगी वो बनेगी आपको इसके आधार, जनरल स्टडी 1 के आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है। अब जरा मेंस के बारे में देखो, मेंस में आपके टोटल 8 पेपर होते हैं। मेंस में 8 पेपर होंगे और प्लस इंटरव्यू होगा। मेंस के बाद यदि मेंस में आपका नंबर आ जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो इंटरव्यू जो होगा वो आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो आप देखो, जो मेंस के लिए पहला पेपर होगा वो हिंदी का होगा, दूसरा पेपर एसए का होगा, ये एक ही दिन हो जाने हैं। फिर आप जीएस 1 का पेपर होगा, जीएस 2 होगा, जीएस 3 होगा, जीएस 4 होगा, और फिर 2 पेपर होंगे आपके ऑप्शनल के, जो आपने अपना एक सब्जेक्ट ले रखा होगा। देखो बहुत सारे लिस्ट जो है यूपीपीएससी की बहुत लंबी लिस्ट है ऑप्शनल के लिए। आप उसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा चूज करना है, कौन सा चूज नहीं करना। ये देखो आपके अपने स्व विवेक पर निर्भर करेगा, लेकिन आपको कुछ ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर भी ये देखना होगा कि क्या हम किस सब्जेक्ट में अपने नंबर अच्छे से गेन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर विद्वान बनना मतलब नहीं है, विद्वान के साथ साथ सही स्ट्रेटेजी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ऑप्शनल के बारे में मैं आपको बाद में ही चर्चा करूंगा फिर से। पहले आज हम केवल प्री के बारे में और थोड़ा थोड़ा मेंस के बारे में, लेकिन ऑप्शनल के बारे में मैं आपको एक सटीक तैयारी भी बताऊंगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना आपको। केवल आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अपने, तो आगे लेकर बढ़ते हैं। देखो फिलहाल अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेंस में कितने कितने नंबर के सवाल आते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे देखो, जो पेपर 1 होगा आपका, अर्थात जो हिंदी का पेपर होगा, सामान्य हिंदी जो होगी वो 150 अंक की होती है। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का लिखने के लिए। इसी तरीके से पेपर ये मेंस का है आपका, मेंस का। और जो पेपर जो दूसरा होगा वो निबंध का होगा, वो 150 का वो भी होता है निबंध, 3 घंटे का होगा। ऐसे ही पेपर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ये आपके 200-200 नंबर के टोटल ये वाले। और उसके बाद में जो वैकल्पिक विषय होते हैं, 2 पेपर आपके वैकल्पिक विषय के होंगे, समय आपको वही 3 घंटे का दिया जाएगा। अब देखो कितने हो गए, यदि हम इनको सबको जोड़ भी लें तो देखो 4 और 2 6, 1200 तो ये हो गए, 12 3 15, और 100 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू। तो कुल मिलाकर 1600 पे आपकी मेरिट लगने वाली है, 1600 पर मेरिट लग जाएगी। और यदि आप इसमें 58 से 60% के बीच में आपके नंबर होते हैं तो आप टॉपर कहलाते हैं। ये भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हम इसको लेकर। फिलहाल ये मैंने आपको मोटा मोटा मेंस के बारे में आइडिया दे दिया, लेकिन अब जो अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको फुल एनालिसिस बताऊंगा कि मेंस में आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी लेकर चलनी है। तो फिलहाल हम अपने प्री की पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। मैंने एक मोटा सा आइडिया दे दिया कि आपको हाँ 3 स्टेप पार करनी है पीसीएस के लिए। प्री होगा, तो प्री के नंबर ये भी ध्यान रखना है कि प्री के नंबर आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे, प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये आप ध्यान रखना है। बस ये है कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और प्री में आप ये मान लेना कि 13 गुना सेलेक्ट किए जाते हैं मेंस के लिए। 13, कभी कभी ये 14 15 भी ले जाते हैं, लेकिन मेनली तो 13 ही गुना ये यहाँ पर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो प्री का आप मान लो जितनी भी वैकेंसी है, मान लो कि 500 वैकेंसी है, तो 500 का आप 13 गुना निकाल लो। तो 500 का आप 13 गुना निकालेंगे तो 13 पंजे 65, तो 6500 विद्यार्थी ही यहाँ पर लिए जाएंगे, या अभ्यर्थी यहाँ पर लिए जाएंगे, ये आप कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है पूरी तरीके से। देखो प्री जो है इम्पोर्टेंट है, आधार बेस तैयार करेगा आपका मेंस के लिए। फिर दूसरी कंडीशन कि यदि प्री ही क्लियर नहीं हुआ तो मेंस की तो कहानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए प्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं तो ये कहूंगा कि प्री प्लस मेंस की तैयारी आप एक साथ करें, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर दोनों में समानता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो हमने प्री में पढ़ा है वो मेंस में नहीं आएगा, बहुत कुछ आता है, बेस आपका यहीं पर ही रख जाता है प्री के अनुसार ही। तो ये इसका ध्यान रखना कि यदि आप तैयारी करेंगे तो तैयारी करने के लिए आपको प्री और मेंस दोनों का ही सहारा लेना है, ये ध्यान रखना पूरी तरीके से, एक साथ लेकर चलेंगे। तो देखो पीछे ही बताया मैंने आपको कि सामान्य अध्ययन 1 होता है, सामान्य अध्ययन 2 होता है, और इसी को ही हम सी सेट कहते हैं, सी सेट। तो इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, क्वेश्चन होंगे 150, और जो मार्क्स होगा वो 200 नंबर का होगा, और जो समय होगा वो आपका 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य अध्ययन के लिए आपको 100 सवाल होंगे, 200 नंबर का होगा, और 120 मिनट का समय दिया जाएगा यहाँ भी। ये आपको मैं पीछे ही बता चुका हूँ कि आपको इसे केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और 33% आपको यहाँ पर नंबर लाने हैं। कौन 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 से सब्जेक्ट होते हैं वो भी अभी चर्चा करेंगे इसमें, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपको 150 है,
150 क्वेश्चन है आपके पास और 200 मार्क्स है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वन थर्ड की नेगेटिव मार्किंग होगी, अर्थात आपके 3 सवाल गलत होने पर एक सवाल सही काट लिया जाएगा। ये यहाँ पर कंडीशन होती है। तो वो नेगेटिव मार्किंग तो सभी में ही हर जगह ही है, कहीं कहीं तो 1/2 भी आपको देखने को मिलती है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी ने वीडियो में करा था। वीडियो में क्या थी, 1/2 की थी, जिसका पेपर 2018 में हुआ था और रिजल्ट आज तक नहीं आया। ये आप जानते हैं कि उसमें 70% ये माना जाता है कि धांधली हुई थी, 70%। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि पेपर दोबारा होगा, लेकिन पेपर कब होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो यूपी ट्रिपल एससी पे आप भरोसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ये आप ध्यान रखना। और यदि आपको जॉब लेनी है, अच्छी जॉब लेनी है, तो आपको यूपी पीएससी का ही सहारा लेना होगा अच्छी जॉब पाने के लिए। और इनके जो टाइम टेबल, जो इन्होंने अपना टाइम टेबल सेट कर दिया है, कैलेंडर के अनुसार ही पेपर कराते हैं, सारे काम अपने ये निर्धारित तिथि से ही करा लेते हैं। एक अलग बात है कि वो कोई बीच में कोई दुविधा घटित हो जाए, जैसे बीच में कोरोना वगैरह आ गया था, उससे एक एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाती है, तो कहीं जाकर जब विचलित हो पाती हैं परीक्षाएं, वरना इनका टाइम टेबल बिल्कुल सेट होता है। 1 साल या 1.5 साल में यदि कोई परीक्षाएं पूरी करानी है, तो ये उसी टाइम ड्यूरेशन में ये अपनी परीक्षाएं पूरी करा लेते हैं। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। तो 150 में से आपको कितने नंबर लाने हों जो सेफ हों? तो मैं तो ये कहूंगा कि 150 सवाल में से आपको 105 सवाल सही होने चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल सेफ होगा, सेफ जोन है। आप बिल्कुल ये आप ध्यान रखना, सेफ जोन में रहने के लिए आपको 105 की आपको तैयारी लेकर चलनी है। जितनी अच्छी तैयारी करेंगे वो आपके लिए आगे भी बेनिफिट दिखाएगी। क्यों? क्योंकि मेंस भी तो इन्हीं आधारों पर होगा भाई। जो जीएस आपको प्री में पूछी जा रही है, वही जीएस आपको यहाँ पर मेंस में पूछी जाएगी। बस क्या है कि वहां पर डिटेल एनालिसिस चाहिएगा। और डिटेल एनालिसिस के लिए फिर यदि आपने पी से प्री अच्छे से पढ़ा है, प्री के लिए अच्छे से पुस्तक पढ़ी है, तो मेंस के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है आगे के लिए। बस आपको एक समझ विकसित करनी है, और कुछ नहीं है वहां पर। तो यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है कि 105 का आंकड़ा आपको जरूर लेकर चलना है, वरना कहीं ना कहीं आप फेल होते नजर आएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको 105 नंबर प्लस, चलो 105 नंबर पर आप सेफ मोड में रहेंगे। कुल मिलाकर बात इतनी है। इससे नीचे रहने पर 100 नंबर पर थोड़ा सा आपको डर महसूस हो सकता है, लेकिन 105 पर कोई डर महसूस नहीं, आप एकदम तैयारी मेंस के लिए जुट सकते हैं। अब देखो, सामान्य अध्ययन वन जो हमारा पेपर वन है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछा जाता है इसमें ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक की घटनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जो जो 2022 का पेपर हुआ था, उसमें 39 सवाल करंट अफेयर से थे, यही अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से थे। तो सोचो, आप खुद सोचो कि 39 सवाल करंट अफेयर से थे। एक तरीके से ये एक तरफा निर्णय दे देता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है, फिर फटाक से हमारा प्री रुके ही ना। तो मैं आगे चर्चा करूंगा, फिलहाल मैं अभी आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ मोटा मोटा। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से सवाल बने थे। और आप देखो, भारतीय इतिहास से 32 सवाल आए थे। अब ये देखना, एंड में जाकर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी ऐसी बता दूंगा कि एक की दो चार सब्जेक्ट पढ़ने पर ही आपका प्री नहीं रुकने वाला, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन 4 सब्जेक्ट से हमारी प्री तो निकल जाएगा, लेकिन मेंस के लिए भी तो पंगा खड़ा होगा। तो वो भी वहां पर भी ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पर अच्छे से पढ़कर चलना है। हाँ, वो एक स्ट्रेटेजी अलग होगी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से प्री हमारा ना रुके। उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी जरूर बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर आ जाएं। देखो, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक भौतिक भूगोल पूछेगा, सामाजिक भूगोल पूछेगा और आर्थिक भूगोल पूछेगा यहाँ से। तो ये आपका भारतीय भूगोल हो गया। भारतीय राजनीति एवं प्रशासन, अर्थात जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो ये अपना तो संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक मुद्दे यहाँ से पूछे जाएंगे आपके लिए। आर्थिक एवं सामाजिक विकास सतत, ये आपके इकोनॉमिक्स से है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र और इनिशिएटिव इत्यादि यहाँ से पूछे जाते हैं। और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आपका मेन इंपोर्टेंट होगा। इसमें भी क्या, जैव विविधता तथा जलवायु परिवर्तन, कि जलवायु परिवर्तन किस तरीके से होता है। देखो, ये जो मुद्दा होगा ये करंट से भी जुड़ेगा और स्टैटिक पार्ट से भी जुड़ेगा जो हमारे पीछे का है। और अगला पॉइंट जो बनता है हमारा, वो बनता है सामान्य विज्ञान का। तो सामान्य विज्ञान भी यहाँ से पूछा जाता है। तो कितने पॉइंट हो गए? देखो, 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा होता है यूपी विशेष या उत्तर प्रदेश विशेष से भी यहाँ से सवाल बनाता है वो। तो उत्तर प्रदेश विशेष से भी सवाल बनेंगे, क्योंकि पीछे भी आप देखें तो 6 सवाल आए थे।
2022 में मैं आपको वो पूरा ट्रेंड एनालिसिस भी कराऊंगा, 2016 से लेकर 2022 तक का किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं, ये आपको सब कुछ बताऊंगा मैं अभी। नेक्स्ट देखो, अब ये यहाँ पर डिटेल एनालिसिस किया है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामय की घटना है उनके तहत क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पूछे जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि आपको पिछले पेपर की डेट से, मान लो जैसे जून में पेपर होगा, तो जून 2022 से लेकर जून 2023 तक आपको अपना करंट अफेयर तैयार रखना है, बिल्कुल हर हाल में, हर मुद्दा और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। क्योंकि जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी होती है या जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, वो हमारा GS2 में भी पेपर है, पेपर उससे भी रिलेटेड होता है। तो वहां पर आपको एक गहन अध्ययन अभी से लेकर चलना है। एक अंतर्राष्ट्रीय या एक विश्व की आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, जब भी आप यहाँ पर आकर सवालों को पुटअप कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक वर्ष का, कम से कम एक वर्ष का करंट अफेयर आप कंप्लीट करके चलना है यहाँ से। ठीक। तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत क्या पूछा जाएगा, इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। मतलब 3 पॉइंट दिए इसने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनके बारे में आपको भारतीय इतिहास के तहत भारत का समाज कैसा था, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है और कैसी थी, भारत और भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इन पक्षों पर ज्यादा ध्यान देना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थी से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का उदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। तो यहाँ से ये सामान्य जानकारी पूछने का प्रयास करता है, लेकिन भाई सामान्य कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना आप। जब भी आप पेपरों का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, तो वहां पर आप देखने को मिलेगा कि सीधा सीधा कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। कहते तो हैं कि ये सामान्य जानकारी चाहिए, लेकिन सामान्य जानकारी से इतर जाकर सवाल पूछे जाते हैं। नहीं तो आप 2022 का पेपर ठाकर देखना, 21 का पेपर ठाकर देखना, 20 का पेपर ठाकर देखना, तो आपको अंदाजा लगेगा कि क्या सामान्य जानकारी से सवाल उठ रहे हैं या नहीं। ये आपको खुद ही महसूस हो जाएगा वहां पर। तो आपको एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होगी। तो ये कह तो रहे हैं कि सामान्य जानकारी अपेक्षित है, लेकिन सामान्य जानकारी से बात नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना पूरी तरह से। अब देखो, भारत एवं विश्व का भूगोल से क्या है, वो भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। और भूगोल जो है, विश्व के भूगोल में क्या है, विश्व के भूगोल में कह रहा है कि विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित है। इसका मतलब ये कह रहा है कि यदि भारत का भूगोल है, तो भारत के भूगोल से आपको गहन अध्ययन की आवश्यकता होगी। लेकिन जो विश्व का भूगोल है, वहां से आपको सामान्य जानकारी की ही परख हो जाएगी, उसी से ही काम चल जाएगा। और भारत का भूगोल के अंतर्गत देश का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। ये यहाँ पर जा रहा है। भौतिक, सामाजिक, आर्थिक का मतलब ये है कि मानव मानव अधिवास कैसे थे, मानव जनजातियां कैसी थी, मानव उपजातियां कैसी थी। भौतिक स्वरूप में कि भारत की सीमा किस किस के साथ लगती है, इस तरीके से गहन अध्ययन के साथ सवाल पूछे गए कि भारत का जो भौतिक स्वरूप होगा वो किस तरीके से होगा। वो इस तरीके से जानने का प्रयास कर रहा है। तो ये भौतिक स्वरूप की बात करेगा। भारत का समाज कैसा था, भारत में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कब बहती थी, कहाँ से बहती हैं, खनिज संसाधन कहाँ कहाँ मिलते हैं, सब के सब यहीं पर ये कहने के लिए ये 3 पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा इसने भूगोल पूछने का प्रयास करेगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वैसे भी मेंस के लिए GS पेपर 1 का पार्ट है भौतिक भूगोल। और यदि आपका ऑप्शनल है भूगोल, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शनल के लिए तो आप डिटेल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो, ये पॉलिटी का पार्ट है। भारतीय राजनीति शासन व्यवस्था में क्या क्या पूछा जाएगा, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, पंचायती राज व्यवस्था कैसी है भारत की, लोक नीति पर सवाल पूछेंगे, आधिकारिक प्रकरण क्या होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान, भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे। ये आपसे पूरा पूछ रहा है कि भारतीय, अर्थात आपने जो लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो लक्ष्मीकांत तो कम से कम ले लेना पॉलिटी के लिए। और इसको कम से भी कम 15 से 20 बार जरूर पढ़ लेना भाई। देखो, कहने में बड़ा आसान है, लेकिन आप सोचेंगे यार 15 से 20 बार पढ़नी पड़ेगी, नहीं, बड़ा आसान होगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखो, यदि आपको उड़ान ऊंची भरनी है, तो क्या होगा, पंखों को भी तो इतनी पावर चाहिएगी। तो इसी वजह से आपको पावर चाहिए, और पावर कहाँ से मिलेगी, पावर मिलेगी सारी बुकों से। तो ये आप ध्यान रखना। तो जो आपकी पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए केवल और केवल लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, कोई और पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी यदि आपको पॉलिटी पढ़नी है, तो पॉलिटी के लिए, पॉलिटी मैंने आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी पढ़ा दी है, पूरी की पूरी पढ़ा कर रख दी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप उसको भी पूरा कर लेते हैं, 2 से 4 बार जरूर लेक्चर देख लेना। यदि आप 2 से 4 बार लेक्चर देख लेते हैं, तो आपको ये गारंटी है
कि आपको पॉलिटी के 90 से 95% सवाल उन्हीं लेक्चरों से मिल जाएंगे। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। और इसके साथ साथ जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है। हिस्ट्री भी आपको आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों की तीनों हिस्ट्री आपको पढ़ा दी, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई है वो भी, और पीसीएस के ध्यान में रखते हुए पढ़ाई है। तो ये ध्यान रखना है कि यदि आपने वो भी लेक्चर नहीं देखा तो इतिहास और पॉलिटी दोनों के दोनों अपलोड हो चुके हैं, पूरे के पूरे। भाई किसके अनुसार? आपके अकॉर्डिंग टू ट्रेंड और अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार आपको वहां पर पढ़ाया गया है, पूरी तरीके से डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ाया गया है। तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। और जो सीसेट के लिए हिंदी होगी, चलो उसकी चर्चा मैं सीसेट वाले में टॉपिक में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सीसेट में हिंदी की तैयारी करनी है। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। तो देखो, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास से भी सवाल पूछेगा। कैसे? ये आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन होगा। देखो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी है, सब कुछ नहीं पढ़ना। क्या क्या पढ़ना? देखो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, गरीबी पढ़नी है, जनसांख्यिकी पढ़नी है, सामाजिक क्षेत्र में इनिशिएटिव, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार के द्वारा, अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण की समस्याओं तथा उनसे संबंधित भी प्रेक्ष्य में सवाल किए जाएंगे। ये आप ध्यान रखना है। इतना दिखाया गया है, लेकिन पढ़ना तो बहुत कुछ है, क्योंकि जो जो हमारा जीएस पेपर आपका 3 होगा उसका भी तो पार्ट बनेगा इकोनॉमिक्स, तो वहां भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी विषय। तो जैव विविधता पूछी जाएगी, जलवायु परिवर्तन पूछा जाएगा। इस विषय में विषय इस विषय में विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहा है। बस केवल सामान्य जानकारी ही चाहिए। वो कहता है कि सामान्य जानकारी से ही आपका काम चल जाएगा। तो सामान्य जानकारी यदि होगी तो उससे भी आपकी बात बन जाएगी। लेकिन क्या सामान्य जानकारी से नहीं, तो सामान्य जानकारी के इतर जाकर भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये आप ध्यान रखना। थोड़ा सा एडवांस चलेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार हमने कुछ पढ़ा है और सवाल गलत होने के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा कम है। सामान्य विज्ञान, बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, विज्ञान से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान रखें। जो मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रेटेजी, किस तरीके से स्ट्रेटेजी होगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो उसमें एक पार्ट आपका सामान्य विज्ञान भी होगा। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित सहित विषय विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। ये कह रहा है कि सामान्य आधारित होंगे, लेकिन भाई सामान्य आधारित सवाल नहीं पूछे जा सकते। पूछे जा सकते नहीं, पूछे ही नहीं जाते। 2022 का भी मैंने पेपर दिया है, 2021 का भी मैंने पेपर दिया है। ठीक। तो इनमें आप देख सकते हैं कि इनमें कोई में भी साधारण सवाल नहीं पूछा गया। 2021 का भी मैंने मेंस लिखा है, ये भी आप ध्यान रखना है। थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। और 2022 का भी मैंने मेंस लिखा है। देखो क्या होता है। तो ये जरूर ध्यान रखना, इस चीजों को ध्यान रखते हुए आपको अपेक्षा, ये कह रहा है कि केवल अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा एडवांस लेकर चलना। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एडवांस तो नहीं जाना, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो सामान्य जानकारी से आप इतर सोचेंगे। मतलब ये तो कम से कम सोच लें कि एग्जामिनर क्या सोचता है, क्या चाह रहा है एग्जामिनर। यदि आप ये पकड़ पाए तो आपका पेपर उसी दिन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। यदि आप ये समझ पाए कि एग्जामिनर क्या चाहता है, तो बस। और ये कब पता लगेगा? ये पता लगेगा पिछले साल के पेपरों के एनालिसिस के अनुसार। जब आप पिछले साल के पेपरों के एनालिसिस करेंगे, मैं तो ये कहूंगा कि आप पिछले 7 से 8 साल के पेपर का एनालिसिस कर लीजिए, आपको स्वयं अंदाजा लग जाएगा कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है। और इसके लिए मैं आपको एक सीरीज भी चलाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज। जैसे 2022 में कौन हुआ पेपर हुआ, उसकी सीरीज, 21 की सीरीज, वो पीछे की सीरीज मैं आपको लगभग बताता चलूंगा। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे हम अपने प्रयास को। फिलहाल आप एकदम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को एनालिसिस कर लेते हैं पहले। अब देखो उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में भी कहें। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये 3 वर्ड कह दिए, लेकिन ये 3 वर्ड बहुत बड़े हैं, बहुत ही व्यापक हैं। तो आपको अच्छे से उत्तर प्रदेश विशेष भी यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक। तो ये तो हो जाती है जी। देखो आपकी जीएस पेपर 1 की क्या क्या पूछेगा, ये सब आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि क्या क्या उसने पूछा और क्या क्या पूछेगा और कैसे कैसे पूछेगा। ठीक। तो अब जरा ट्रेंड एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ये है कि पिछले वर्ष में कहाँ से क्या क्या सवाल पूछा गया है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आओ जरा आगे को देखो। ये तो विषय हो गया आपके। इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है अर्थात पॉलिटी, विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है, और उसके साथ साथ पर्यावरण है और जनसंख्या है। आगे भी आपके टॉपिक मिलेंगे देखने को। जैसे देखो करंट अफेयर्स है,
उत्तर प्रदेश विशेष है, और उसके बाद में कुल योग यहाँ पर हो जाता है। तो जरा देखते हैं पीछे हटकर। देखो, 2022 में इतिहास से 32 सवाल पूछे गए। अब ऐसा नहीं है कि अब 2023 में भी 32 ही सवाल पूछे गए, जरूरी नहीं। बस ज्यादा से ज्यादा दो चार सवाल इंगे इंगे हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। जैसे अब यदि 2021 की बात करें तो वहां पर इसने 18 सवाल पूछे थे इतिहास से, और 2024 में और 2020 में 24 सवाल। इसी तरीके से 2019 में 26 सवाल पूछे, और 2018 में 22, 2017 में 22, और 2016 में भी 22 ही सवाल पूछे। आप 25 से 30 सवाल यहाँ भी मानकर चलना अपने इतिहास के, ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से, क्योंकि आगे पीछे होते रहते हैं जरूर। तो दूसरा है भूगोल। भूगोल में देखो 2022 में इसने 15 सवाल पूछे हैं, 2021 में 22 सवाल पूछे, और 2020 में 21 सवाल फिर से पूछे इसने। तो पीछे का ट्रेंड है, एनालिसिस जरा देखते चलना आप भी कि किस तरीके से सवाल बनते आ रहे हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो देखो। देखो, इतिहास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, कि देखो लगातार सवाल 32, 18, 24, 26, 22, 22, मतलब एक ट्रेंड में आपसे इससे सवाल पूछे गए। और भूगोल को देखें तो देखो 15 2022 में, फिर 22, 21, 24, 24, 24, 24, तो लगातार सवालों की बढ़ोतरी की है इसने। तो यहाँ भी इसने सवालों पर काफी हद तक जोर डाला है। उसके बाद में राज्य व्यवस्था में देखा तो 13 सवाल है, और सबसे आसान सवाल होते हैं पॉलिटी के, ये ध्यान रखना। 13 सवाल, 21 में 25 सवाल पूछे, 20 में इसने 23 सवाल पूछे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, ये आप ध्यान रखना है पूरी तरीके से। जबकि विज्ञान में देखो 26, 21 में 22, 20 में 12 ही सवाल पूछे थे, लेकिन 2019 में इसने 23 सवाल पूछे। फिर 17 में देखा तो 26, और 2016 में तो इसने कमाल ही कर दिया, 29 सवाल पूछे थे। तो विज्ञान भी आपका इंपॉर्टेंट होगा, भूगोल भी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पॉलिटी भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थव्यवस्था से 11 सवाल पूछे हैं, 2021 में 13 सवाल पूछे थे, और 20 में 19 सवाल पूछे थे। ऐसे ही पर्यावरण में देखो, पर्यावरण में इसने 6 सवाल पूछे हैं 22 में, 21 में 10 सवाल पूछे थे, और 20 में तो इसने कमाल कर दिया, 19 सवाल, और उन 2019 में देखें तो 22 सवाल, और 2028 में देखें 2018 में देखेंगे तो 26 सवाल तक पुटअप किए हैं इसने। तो आगे ऐसा नहीं है कि पर्यावरण से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, देखो पर्यावरण जो मुद्दा है बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, इसी वजह से सवाल यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। यदि आप 6 मान के चल रहे हैं तो 6 नहीं मानेंगे, आप इसमें कम से कम 23 के लिए 10 मान के चलना कम से कम, क्योंकि ये आंकड़े को बदलेगा जरूर। क्योंकि कमीशन का भी तो आपको आइडिया लगाना है, कमीशन के दिमाग से खेलना है आपको। और जनसंख्या से रिलेटेड 2 सवाल पूछे गए थे, जबकि 21 में 8 सवाल पूछे हैं इसने, और जबकि 19 में कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। दूसरा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 39 सवाल पुट के 22 में, 21 में 27 सवाल, 20 में 21 सवाल, 19 में 18, और 18 में 21, 17 में 21, और 16 में 17 सवाल पुट किए। तो देख रहे हैं आप, लगातार क्राइटेरिया बढ़ा, 17 के बाद 21, फिर 21, फिर 18, 21, 27, और फिर कहाँ रोक दिया, 39 पर। तो 39 सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। यदि आप करंट अफेयर्स में 30 से 35 सवाल आराम से निकाल पाए, तो समझ लेना कि उद्धार हो गया। ये पीरी नहीं रुकने वाला जी फिर आपका, क्योंकि एक तरफा होता है, ये एक तरफा कर देता है बिल्कुल पेपर को। यदि आपने अच्छे से करंट अफेयर में परफॉर्मेंस किया तो एक तरफा आपको रिजल्ट निकलेगा। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश विशेष से जो सवाल पूछता है वो 6 सवाल आए थे 22 में, और 21 में आए थे जी 5, और 20 में 8, 19 में कोई सवाल आया ही नहीं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो 7 से या कह लो 8 से 9 टॉपिक से सवाल बनते हैं वो यहाँ पर बनते हैं आपके। अब आप देखा आपने कि सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से बने। देखो सबसे ज्यादा सवाल की जो ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है वो इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, विज्ञान है, ठीक। उसके बाद में आपका करंट अफेयर है 39 सवाल। उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पर होगा। अब देखो क्या क्या, और देखो अब आपको क्या क्या मेन फोकस कहाँ रखना है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन फोकस कहाँ रहेगा आपका। देखो, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर पर आपका मेन फोकस रहेगा, क्योंकि ज्यादातर जो सवाल उठते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अब ट्रेंड बदल गया है। वो पहले जो था कि प्रीवियस ईयर को कभी कभी जोका तो उठा कर रख देता है, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल गया। कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन को आंसर बना देता है, और आंसर को क्वेश्चन, और कभी कभी ये करता है कि दो तीन क्वेश्चनों को एक साथ मर्ज कर देता है, स्टेटमेंट में सवाल पूछ देता है। तो वहां पर भी ध्यान रखना, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर देखने हैं, जरूर। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, 100% सिलेक्शन चाहिए, तो आपको 100% ही प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना होगा। तभी आपको पता लगेगा कि कमीशन क्या चाह रहा है, कमीशन की सोच क्या है, कमीशन कहाँ जाकर रुकना चाह रहा है। तो ये आपको बताएंगे सारे प्रीवियस ईयर पेपर, कि किस तरीके से कमीशन ने लगातार सवाल पुटअप किए हैं, कहाँ से कौन से टॉपिक से उसने सवाल उठाने का वहां से प्रयास किया है।
तो जरूर मेरे भाई, जरूर देख ध्यान रखना, यदि आपको पेपर पीसीएस बनना है तो ध्यान रखना कि बिना प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े आप सवाल निकाल ही नहीं पाएंगे। और यदि आपने इस तरह से कमी कर दी कि बिना प्रीवियस पेपर पढ़े ही आप निकल गए, तो ना तो आपको सिलेबस के बारे में पता लग पाएगा और ना ही कमीशन के बारे में पता लग पाएगा कि कमीशन क्या चाहता है। इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी रखी जाती है कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस आप जरूर करेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए मैं आपको सीरीज भी चलाऊंगा। लगभग जितने मैंने आपको डेटा दिखाया पीछे 2022 से 2016 तक का डेटा जो दिखाया, इन पेपरों को मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा पूरे पेपर। तो देखो, करंट अफेयर तो देखो आपके लिए नहीं रहेगा ठीक, क्योंकि करंट अफेयर जो पूछा जाता है नया ही पूछा जाता है। तो करंट अफेयर को छोड़कर जितने भी टॉपिक हैं, सबसे जितने भी सवाल बनेंगे मैं उसकी सीरीज लेकर आऊंगा एक तरीके से। वो सीरीज आपको वहां पर स्टार्ट करवाई जाएगी। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद में आपको आना है करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स पर करंट अफेयर पीछे ही बताया मैंने आपको कि पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, अच्छे से बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ रट डालो, ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, कि इंपोर्टेंट क्या है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट ही सब कुछ है आपका। कि सब कुछ पढ़ेंगे तो सब कुछ पढ़ने के लिए तो करंट अफेयर का दायरा देखो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो सब कुछ नहीं पढ़ना, ये देखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आपको इन दोनों को देखने के बाद में इतिहास पढ़ लेना है। इतिहास से अभी पीछे बताया कि 32 सवाल निकले हैं। और उसके बाद में भूगोल पढ़ना है और सामान्य विज्ञान। यदि आपको प्री निकालना है तो आपको इन पर कमांड होनी ही चाहिए। 2 4 5। यदि आपने 5 टॉपिक पर कमांड अच्छे से कर ली, आपका प्री नहीं रुकेगा। चाहे आप लिख कर ले लो, 100% आपका प्री जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अच्छे से पढ़ना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, कम से कम 4 से 5 बार चीजों को अच्छे से पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर पेपर का तो अच्छे से एनालिसिस करना है आप लोगों को, बहुत ही दबाकर। अब ये सोचेंगे कि जी प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करें कहाँ से। देखो, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, घोट कर पी जाना बिल्कुल। ये प्रीवियस ईयर पेपर पर ही आधारित है घटना चक्र का। और सब सब्जेक्टों का आता है, हिस्ट्री का भी, पॉलिटी का भी, ज्योग्राफी का भी, आपका देखें एनवायरमेंट का भी आता है। तो कुल मिलाकर और इकोनॉमिक्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबका घटना चक्र आता है। घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लेना, वहां से आपको अच्छे से बनाना है उन चीजों को, और अभी से तैयारी कर देनी है। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई आसान कंडीशन लगेगी आपकी, आसान कंडीशन नहीं है। पेपर पास करना इतना आसान नहीं है, लेकिन पास करना आसान भी है यदि आपकी दिशा पेपर की दिशा की ओर है। आप बस, क्या है कि थोड़ी सी मेहनत मांगता है, और लेकिन मेहनत भी सटीक तैयारी के साथ और सही दिशा में तैयारी मांगता है पेपर, बस और कुछ नहीं है। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से कि किस तरीके से हम पेपर को एनालिसिस पर ले सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। तो इसको लेकर हम, तो कुल मिलाकर बात कितनी है कि प्रीवियस ईयर पेपर का आपको एनालिसिस करना है, और वो करना है आपको घटना चक्र के पूर्वावलोकन से। यहाँ से आपको सारे सवालों के आंसर है मिल जाएंगे, और ये भी आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, कमीशन किस तरीके से सवाल प्रॉपर करना चाह रहा है। तो देखो, सारी बुक एक साथ मत खरीदना। मान लो कोई भी टॉपिक, किसी भी एक बुक को खरीद लेना, पहले उसको पढ़ना, उसको पूरी होने के बाद में दूसरी बुक पढ़ना, लेकिन रिवीजन भी करते रहना है। जरूर रिवीजन भी करते रहना है, ये आप ध्यान रखना है पूरी तरीके से। ठीक। तो 5 टॉपिक पढ़ के भी आप अपना प्री यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, घटना चक्र का पूर्वावलोकन कौन सा होगा, पीछे मैंने बता दिया आपको। तो इतिहास भी होगा, विज्ञान भी होगा, भूगोल भी होगा आपका। ठीक। और उसके साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था होगी, अर्थव्यवस्था होगी, और पर्यावरण, इनसे पूर्वावलोकन आता है। और न्यू एडिशन लेना 2022 वाला, ताकि आपको 2022 के भी पेपर उसमें दे दिए जाएं। अब देखो, घटना चक्र में क्या है कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है सब कुछ। जैसा सिंधु सभ्यता ले लिया उसने, तो सिंधु सभ्यता से जितने सवाल पिछले 20 वर्ष में पूछे गए हैं, सब कुछ वहां पर उसने दिखा रखा है। ठीक? और मजे की बात यह है कि पूर्ण एनालिसिस क्या है, डिटेल के साथ बताया है उसके बारे में। तो डिटेल जरूर पढ़नी है, सवाल नहीं पढ़ने। सवाल मतलब पढ़ने हैं, लेकिन सवालों पर के साथ साथ आपको डिटेल भी पढ़ना है, जो उसमें उसने डिटेल दिया हुआ है नीचे उसका। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। ठीक। उसके बाद में आपका एक वो बच जाता है, जो होता है आपका सी सेट वाला। सी सेट का जो पेपर होता है उसके बारे में भी जरा देख लेता हूँ कि मैं। हाँ, देखो, सी सेट में आपको यहाँ से देख, सी सेट जो पेपर आपका 2 होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% नंबर लाने हैं, ये आप ध्यान रखना। लेकिन कहाँ कहाँ से आता है, देखो, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, संप्रेषण कौशल क्षमता पूछी जाती है, तार्किक एवं विश्लेषण योग्यता पूछी जाती है, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान पूछा जाता है, सामान्य बौद्धिक क्षमता अर्थात रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ यहाँ से पूछा जाता है, अंकगणित से भी, बीजगणित से भी, रेखा गणित से भी। और सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर की पूछी जाती है, और सामान्य हिंदी पूछी जाती है। सामान्य हिंदी, देखो, जितनी भी हिंदी यहाँ से पूछी जाती है, सी सेट में हिंदी पूछी जाती है, उसकी मैंने आपको पूरी वीडियो अपलोड कर दी है।
सारी कंप्लीट हिंदी मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ा दी है आपकी। यदि आपने नहीं देखी है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सामान्य हिंदी को कंप्लीटली पूरा कर लेंगे तो ये भी ध्यान रखना कि वहां से भी आपका 90 से 95% आपका पेपर यहीं से सॉल्व हो जाएगा हिंदी से। अब जरूरी नहीं है कि आपको सभी कुछ पढ़ना है। देखो सी सेट में केवल आपको 33% नंबर लाने हैं। देखो मैथ आपका अच्छा नहीं है, मैटर नहीं करता, छोड़ दो मैथ को, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी तो अच्छी है, इंग्लिश तो अच्छी है और रीजनिंग तो अच्छी है। इन्हीं तीनों टॉपिकों से आपके 33% नंबर बन जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखना है। और मान लो किसी बच्चे की इंग्लिश नहीं आती, मैथ आता है, मैथ को ले लो, हिंदी को ले लो, बौद्धिक रीजनिंग को ले लो, तीन टॉपिकों से फिर से भी आपके सवाल बन जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखना। और यदि आप किसी बच्चे की मैथ भी नहीं आता, हिंदी भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं आती, तो भाई फिर देखो, फिर आपको सामान्य हिंदी पर जोर देना है, सामान्य बौद्धिक क्षमता रीजनिंग पर जोर देना है, और जो यहाँ पे ये भी आपके रीजनिंग वाले ही पार्ट है, तार्किक विश्लेषण, निर्णय क्षमता, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी आपके सवाल निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखना कि एक स्ट्रेटेजी बना के चलना। यदि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो ध्यान रखना फेल हो जाओगे आप। बार बार फेल होगे, बार बार पेपर दोगे, कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। एक एक दिन ये होगा कि घर वाले भी हाथ खड़ा कर देंगे कि भैया कुछ और ही कर ले, जब पेपर नहीं निकल रहा तो इस चीज से बचना है आपको। तो ध्यान रखना है कि सटीक तैयारी करनी है। क्या पढ़ना है? केवल आपको सी सेट में केवल 33% नंबर लाने, ना ही ये मेंस का पार्ट होता है आपका। मेंस में इसका कोई रोल नहीं है, यही खत्म हो जाएगा। 33% नंबर लाते हैं तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पोर्शन आपका अच्छा है उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करना। मैथ नहीं आता, छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप और सब्जेक्टों पर कमांड कर लेना अपनी। ठीक, तो यहाँ से आपका सी सेट का आपका पेपर बनेगा। अब देखो इसमें भी क्या है, जो अंकगणित है उसमें क्या क्या पूछा जाता है? संख्या पद्धति, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ऐसे अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, विभाजक, अविभाज्य, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम, समापवर्तक, ये पूछा जाता है इससे। दूसरा पॉइंट होगा आपका औसत, फिर अनुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, ब्याज, साधारण, चक्रवृद्धि, और काम और समय पूछा जाता है। और उसके साथ साथ चाल, समय और दूरी वाला टॉपिक भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। ये अंकगणित के हो गए। जो अर्जी बीजगणित से देखा तो बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लैसे मैसे, और उसके साथ साथ शेषफल फिर में पूछी जाती है, सरल युग्मित समीकरण और द्विघात समीकरण पूछी जाती है। दूसरा है समुच्चय सिद्धांत पूछा जाता है, समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, बीज, संक्रियाएं, संघ, प्रतिषेध, अंतर, सीमित अंतर, और वैनारिक पूछा जाता है यहाँ से। देखो यदि आपका मैथ अच्छा नहीं है तो बिल्कुल पोर्शन छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आराम से आप 33% नंबर गेन कर लेंगे। फिर कहता है त्रिभुज, रेखागणित में पूछेगा त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज, वृत्त की रचना और प्रमेय पूछेगा तथा उनका क्षेत्रफल भी पूछेगा। सांख्यिकी, स्टैटिक्स से पूछेगा, आंकड़ों का संग्रह, बारंबारता पूछेगा, सारणी पूछेगा, संचयी बारंबारता पूछेगा, आंकड़ों का निरूपण पूछेगा, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, संचयी बारंबारता, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। मैथ अच्छा है तो कोई और टॉपिक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी से ही आपका काम बन जाएगा। और यदि मैथ नहीं आता तो इंग्लिश साथ लेनी पड़ेगी फिर आपको। इंग्लिश में देखो कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूछा जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे, हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। पंचुएशन एंड स्पेलिंग पूछी जाएगी, ये भी हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। वर्ड मीनिंग पूछी जाएगी, वोकैब पूछा जाएगा, इडियम्स, फ्रेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे आपके। फिर कहता है हिंदी, हिंदी देखो मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया आपको, सारे के सारे टॉपिक आपको एज इट इज मिल जाएंगे आपको वहां पर। हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, शब्द रूप, संधि और समास, क्रियाएं, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियां, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां पूछी जाती है। ये तो हो जाता है जी आपका पूरा का पूरा यहाँ से सी सेट वाला पोर्शन। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इसके साथ साथ मेंस के लिए जो होगा आपका, मेंस के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी पूरी बताऊंगा बाद में अर्थात अगली वीडियो में आपको कभी फिर मेंस के लिए वीडियो बताऊंगा। लेकिन आप फिलहाल प्री के लिए आप तैयार हो जाइए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू कर दीजिए बिल्कुल पूरी तरीके से। और यदि आपका लेक्चर अच्छा लगा हो, और देखो यदि सिलेबस की आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी सिलेबस की। तो क्योंकि देखो पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आपकी टेबल पर सिलेबस का होना अनिवार्य है। यदि आपके पास सिलेबस नहीं है और सिलेबस की समझ नहीं है, आप ये मान लेना कि आप फेल तो आप वहीं हो चुके हैं। ये आप पूरी तरीके से ध्यान रखना। तो सिलेबस की आपको संपूर्ण एनालिसिस करना, सिलेबस को टेबल पर रखना, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये आपको सबको ध्यान होना चाहिए। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।